हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th में हम पहला चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ा रहे हैं। अभी तक चूँकि यह शुरुआत था, इस कारण हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको यह चैप्टर बताने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अब आपको यह जो वीडियो है यह अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ करके दिया जाएगा और वीडियो की लेंथ लंबी होगी, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आसानी से जान सकेंगे और साथ में ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया कि पावर इक्वल टू P इक्वल टू W/T फार्मूला होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। यानी कि पावर को निकालने के इतने फार्मूले होते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में पावर को कैलकुलेट करने के आपके पास आपके कोर्स में 4 फार्मूले आपको दिए हुए हैं। इसके साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि कहीं पर आप जितना काम करते हैं उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही एनर्जी जो है खर्च होती। तो P इक्वल टू W/T और W ही एनर्जी के बराबर है, तो P इक्वल टू E/T भी फार्मूला होता है। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बात क्लियर है? हमने केवल हल्का सा बदलाव किया है कि जहां W लिखा था वहां पर E कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। तो यह आप इतना टॉपिक कर जाने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर कॉमर्शियल रूप में, व्यापारिक रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पावर को व्यापारिक रूप में वाट के रूप में नहीं प्रयोग करते। आपके घर जो बिजली का बिल आता है वो वाट में नहीं आता, वो यूनिट में आता है। आपने सुना होगा घर वालों से कि इस महीने 30 यूनिट बिजली का बिल आया, 40 यूनिट बिजली का बिल आया, 50 यूनिट बिजली का बिल आया। तो जो पावर का कॉमर्शियल यूनिट होता है वह आपका यूनिट या एक और शब्द है किलोवाट आवर होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, तो कहिएगा किलोवाट आवर ही पावर का कॉमर्शियल यूनिट होता है। 1 आवर में 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक अप्लायंस द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिसिटी ही कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहलाती है। इंग्लिश में समझ लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय एन अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, दैट एनर्जी कंजप्शन इज नोन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो 1 किलोवाट आवर, क्योंकि आप जान रहे हैं जो एनर्जी का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है कि पावर इनटू टाइम। क्लियर है? तो एनर्जी का तो यूनिट जूल होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों सेम है, दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जब हम लोग इसको किलोवाट आवर को जूल में बदलेंगे तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट इंटू आवर को अगर बदलेंगे तो 60 इंटू 60, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो आप यह भी जान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर में जो टोटल आपका एनर्जी होता है, जो लगा होता है, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? अब इस पर न्यूमेरिकल आपसे कैसे पूछेगा वह भी आप जान लीजिए। जैसे कह देगा कि एक बल्ब है, बल्ब को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आपको ये रिप्रेजेंटेशन, चूँकि अभी हम केवल थ्योरी पोर्शन को ले रहे हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन अभी आपका बाकी है, अभी उसको हम समझाएंगे। आज से आपका थ्योरी पोर्शन पूरा हो जाएगा। तो एक बल्ब है, बल्ब मान लीजिए 40 वाट का है। बल्ब का पावर कितना है? 40 वाट। प्रतिदिन 2 घंटे जलता है। कितने आवर जलता है? मान लीजिए टाइम दे देगा 2 आवर। तो कहेगा कि 30 दिन में, 30 डेज में बल्ब ने कितना एनर्जी खाया?
तो भैया एनर्जी निकालने के लिए पावर इनटू टाइम करना पड़ेगा 40 वाट, और टाइम आवर में आप नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही है? आवर को जब आप सेकंड में बदल देंगे तो 2 × 60 × 60, तो 40 दूनी 80, 8 6 48, 8 3 24 4 28। तो ये जो आपका आंसर है ये जूल में आएगा। ये जो आपने कैलकुलेट किया है कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई ये आपने वैल्यू जूल में निकाली, लेकिन यह वैल्यू आपको कॉमर्शियल यूनिट में निकालनी पड़ेगी। ये वाला आपका ट्रिक इसके पहले वाले चैप्टर के लिए सही था कि ये बल्ब था 2 घंटे जला आपने निकाल लिया, लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में कॉमर्शियल यूनिट वाइज सवाल लगाने हैं तो आपको ऐसे, ये तो आपने एक दिन का निकाला, इसी में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 डे का आ जाएगा, लेकिन यह जो आपकी वैल्यू है यह वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये आपके साधारण कैलकुलेशंस के लिए है। लेकिन अगर यूनिट कॉमर्शियल यूनिट में जाएंगे तो आपको यहाँ थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जब वाट में सवाल देगा तो इसे किलोवाट में बदल लीजिएगा। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, 40 में 1000 का आपने क्या किया, भाग किया। जब भाग किया तो क्या गया, ये 4/100, इसको आप सॉल्व करिएगा तो 0.04, तो ये आपने 0.040 किलोवाट में बदल लिया। अब आप जब इसका एनर्जी निकालेंगे तो ये किलोवाट में है ही है, टाइम आवर में है ही है, 0.04 × 2, 4 दूनी 8, ये आपका यूनिट हुआ। ये एक दिन का हुआ। अगर 30 डे का निकालना है तो 0.08 में 3 का मल्टीप्लाई, 8 3 24, 0.024 यूनिट। तो ये आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है। पावर को इस प्रकार से हम लोग कॉमर्शियल यूनिट में यूज करते। अब इसमें आपको कई सवाल देंगे, अभी हमने सिर्फ एक बल्ब लगा करके दिया। इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आपको वाट को किलोवाट में बदलना है और फिर सवाल सॉल्व करना है। अगर यहाँ सेकंड में दे देगा, मिनट दे देगा, तो उसको भी आपको आवर में बदलना पड़ेगा। यूनिट अगर आपने कुछ और लेकर के चलने का प्रयास किया तो कॉमर्शियल यूनिट नहीं आएगा। यूनिट में आपको पावर किलोवाट में ही लेना है, टाइम आवर में ही लेना है, तभी आप यह कॉमर्शियल यूनिट के थ्रू आंसर निकाल पाओगे। नहीं तो जैसे हमने पहले बताया था, अगर आपने चेंज कर दिया तो आप जूल में आंसर निकालोगे, और फिर जूल में आंसर कॉमर्शियल यूनिट नहीं कहलाता है, कॉमर्शियल यूनिट सिर्फ किलोवाट आवर कहलाता है। तो आप इस तरीके से यह सवाल लगाएंगे और देखेंगे कि क्या है। बात समझ में आ रही है? बाकी अभी हम इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन बताएंगे तो अन्य सारी चीज़ें भी बताएंगे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर के बाद जो अगला आपके कोर्स में थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो हेडिंग के रूप में है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट। आप देखते होंगे बल्ब जब जलता है तो गर्म हो जाता है, टीवी चलती है गर्म हो जाती है, प्रेस गर्म से ही भाई वो तो यूज होता है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, हीट का जनरेशन हो जाता है, गर्मी का जनरेशन हो जाता है, उष्मा का जनरेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन चलते हैं, वो चलने के साथ साथ टकराते हैं। अच्छा, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन जनरेट होता है। आप अपने हाथ को ही खूब देर तक ऐसे एक दूसरे से टकराते रहिए, देखिए गर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही उस वायर के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, और उस फ्रिक्शन जनरेशन के कारण वहाँ पर हीट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जिस भी जगह पर यदि कोई बल्ब है, कोई वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो वहाँ पर हीट का जनरेशन होना जरूरी है। और यह जो हीट का जनरेशन है
यह जान लीजिए उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो हीट का जनरेशन है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह जो हीट का जनरेशन है उसमें जितना टाइम तक आप हीट देंगे उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब सब निकाल लेते हैं तो H = I² × RT, यह आपका फार्मूला बन जाता है जो कि आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताता है। बात समझ में आ रही है? H = I² × RT या आपके इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताता है। इसी हीटिंग इफेक्ट से आपका बल्ब जलता है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इसी हीटिंग इफेक्ट से जलता है, क्योंकि इसमें देखिएगा जो फ्यूज है उसके अंतर्गत एक वायर्ड कॉइल के रूप में वायर्ड जो है टंगस्टन मेटल होता है। और वो टंगस्टन मेटल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। उस बल्ब के अंदर नियॉन जैसी गैसें भरी होती है ताकि अंदर कोई रिएक्शन ना हो सके, क्योंकि यह जो है अक्रिय अनरिएक्टिव गैसें होती हैं। बात समझ में आ रही? और जब आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है, उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है और वही क्या होती है, जलती है तो हमको करंट, हमको लाइट मिलती है। बात समझ में आ रही? तो यह आपका जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंतर्गत आपने यह जाना कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाते समय हीट का जनरेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और वह इलेक्ट्रिसिटी आपकी H = I² × RT, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² के बराबर। तो यह जो आपका पहला चैप्टर है इसमें आपने पूरा ध्यान दीजिए एंड शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे थ्योरी के रूप में आपने सब पढ़ लिए और सबके फार्मूले को भी आपने देख लिए। फिर से मैं पूरा चैप्टर आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले आपने चार्ज के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जनरेट होता है। चार्ज की ही मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब चार्ज ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी तो उसके बाद आपको हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने कहा कि इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में जब आप चार्ज ले करके आते हैं तो उसमें किया जाने वाला कार्य वर्क आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे V से लिखते हैं। फिर हमने कहा कि अगर दो पॉइंट के बीच में चार्ज का मोशन हो तो उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद हमने ओम्स लॉ बताया। इसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर पावर की बात हम लोगों ने की कल कि पावर = W/T। ठीक, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। फिर आज हम लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट की बात की कि पावर का कॉमर्शियल यूनिट kWh होता है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस हमने कहा कि किसी भी वायर कंडक्टर की वह क्वालिटी जिसके कारण वह अपने अंदर होने वाले करंट का अपोज करे। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? और लास्ट में हमने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो इसके जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक थे वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। अब हम लोगों के पास इसके न्यूमेरिकल्स हैं। इसके हर एक फार्मूले पर हम आपको न्यूमेरिकल कल बताएंगे। कल का मतलब है कल छोड़ करके परसों। तब तक आपके पास एक दिन है, आप इसके न्यूमेरिकल लगाइए। जो भी आपको डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। इसमें भी आपको सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस वगैरह बताने हैं। तो आज के लिए इतना है।